डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बता रहे थे। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमने सबसे पहले आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता दिया था, देन गोल्गी अपरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद लाइसोसोम्स की बात हो गई थी जो कि सुसाइडल बैग्स थे। आज बात करेंगे अबाउट द वैक्यूल। अगर हम वैक्यूल्स की बात करें तो द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस which are present in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस को हम वैक्यूल कहते हैं। ये वैक्यूल जो होती है वो कई टाइप की हो सकती है। दे विल बी सेल वैक्यूल, कंडक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल और एंड फाइनली गैस वैक्यूल। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द सेप वैक्यूल। ये जो सेप वैक्यूल्स होती हैं ये वेस्ट डिपॉजिट बॉक्स की तरह काम करती हैं। किसके रूप में काम करती है? वेस्ट डिपॉजिट बॉक्स के रूप में काम करती हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो जो मैच्योर प्लांट सेल्स होती हैं वो कौन सी होती है, उनमें कौन सी वैक्यूल पाई जाती है? सेप वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। कंडक्टाइल वैक्यूल की बात करें तो कंडक्टाइल वैक्यूल्स का जो फंक्शन है एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन भी के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ये प्रेजेंट होती है अमीबा, पैरामीशियम, यूबीना एक्सेट्रा में। ठीक। तीसरी होगी फूड वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल होगी वो हेल्प करेंगी इंट्रासेलुलर डाइजेशन में। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर ही, अगर जैसे अमीबा में आपसे बोले तो अमीबा में डाइजेशन कहाँ होगा? ड्यू टू अमीबा इज यूनिसेलुलर एंड यूनिसेलुलर अमीबा है, फिर कहाँ होगा? इसी के अंदर जो फूड वैक्यूल होती है उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन को परफॉर्म कराएंगे। एग्जांपल है ऑल प्रोटिस्ट। जितने भी यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे उनको क्या बोलेंगे? प्रोटिस्ट बोलेंगे। उनमें गैस वैक्यूल को सूडो वैक्यूल कहते हैं। और ये जो गैस वैक्यूल है ये हेल्प्स करती है टू मेंटेन द बुएंसी। तो ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल का मतलब हमने बता दिया और साथ ही साथ जितने भी टाइप की वैक्यूल्स होती हैं यहाँ हमने आपको वैक्यूल्स से रिलेटेड उनके टाइप एज वेल एज देयर फंक्शन को बता दिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम बात करेंगे अबाउट द डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। और डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल केवल दो हैं। फर्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड वन इज प्लास्टिड्स। तो पहले बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे? अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी होगी। सबसे पहले बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मींस पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था एल्बर्ट वॉन पॉलीकर ने 1857 में। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट वॉन पॉलीकर in the year of 1857। क्या लिखोगे? फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया was first discovered by Albert von Pॉलीकर। इसके बाद एक थे जिनका नाम था रिचर्ड अल्टमान। नाम सुना होगा आपने, रिचर्ड अल्टमान। तो रिचर्ड अल्टमान ने इनको नाम दिया बायोप्लास्ट्स। एक थे रिचर्ड अल्टमान, they name as बायोब्लास्ट्स। इनको नाम दे दिया गया बायोब्लास्ट। इसके बाद कार्ल वेंडा ने इनको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नेम गिवन बाय, नोट करो, कार्ल वेंडा। और
ये जो इनकी ईयर थी रिचर्ड अल्टमान की 1886, इन्होंने कब 1886, और 1886 के 12 इयर्स बाद यानी 1898 में ये इनको नाम मिला था किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये तो हमने आपको थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड इसके से बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर इसका है माइटोकॉन्ड्रियन, जो जिनको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अगर इनकी हम नंबर की बात करें तो जो नंबर होती है माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वो वेरिएबल होती है डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी ऑफ द सेल। यूजुअली 100 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पर सेल, लेकिन अगर सिंगल पर सेल बोले तो सर्टेन जो ग्रीन एल्गी होते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, सर्टेन प्रोटोजोन्स हैं जैसे ट्रिपेनोसोमा, माइक्रोसोमोनास है, इनमें एक माइटोकॉन्ड्रियन पर सेल हो सकता है। हाईएस्ट नंबर की बात करें तो हाईएस्ट नंबर जो माइटोकॉन्ड्रिया की होगी वो फ्लाइट मसल्स जो बर्ड्स की होती है उनमें ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। शेप एंड साइज की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज इनका शेप और साइज भी ऑल्सो कंसिडरेबल वेरिएबिलिटी को शो करता है। टिपिकली देखें तो ये सिलेंड्रिकल होता है। डायमीटर देखें तो 0.2 से लेकर के 1.0 माइक्रोन तक इनका एवरेज जो होगा वो 0.5 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। लेंथ की बात करें तो 1.0 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल बोले जाते हैं एनिमल सेल में, और सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होते हैं इन द प्लांट सेल। ये ध्यान रखना है आपको। स्ट्रक्चर अब आ जाइए, अब बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अगर देखें इनकी तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, दिस इज द डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल एज आई प्रीवियसली टोल्ड यू। हमने जो पहले ही बता रखा है कि ये कैसे हैं, ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक कौन सी होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी, और एक होगी इनर मेम्ब्रेन। तो ये स्ट्रक्चर है इनका, इसे आप आउटर मेम्ब्रेन लिखो, और इसके अंदर की इनर मेम्ब्रेन होगी, और इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक फोल्डेड होती है जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। एक क्रिस्टी हो गई, ठीक है। अब इस पे बैडमिंटन के टेनिस रैकेट बोलो, टेनिस रैकेट जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम ऑक्सीसोम्स कहते हैं, F1 पार्टिकल। एक्चुअली ये F1 पार्टिकल्स और क्या बोलेंगे ऑक्सीसोम्स, ये ऑक्सीसोम है, F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं। अंदर थर्मल फ्लूइड होगा, मैट्रिक्स बोला जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए आल्सो प्रेजेंट, ठीक। तो ध्यान रखना है इसको। इसके अंदर क्या होंगे, दीज आर द राइबोसोम्स, एंड यू नो दैट राइबोसोम्स आर ऑफ 70s टाइप। इसके अंदर जो राइबोसोम्स होंगे विच आर ऑफ 70s टाइप, ध्यान रखना है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हमने आपको ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको बता दिया है। और जो ऑक्सीसोम्स होते हैं, ऑक्सीसोम्स के 3 पार्ट होते हैं, ऊपर का बेस, नीचे का स्टॉक, ऊपर का हेड बोलेंगे। ये देखो स्ट्रक्चर आ जाएगी, इसको अगर हम एनलार्ज करके देखेंगे तो ये ऐसी टाइप की स्ट्रक्चर आएगी। तो टेनिस का रैकेट जैसी स्ट्रक्चर होगी। इसमें ये हो गया हेड, जिसको क्या कहेंगे हम, हेड हो जाएगा, और ये स्टॉक हो जाएगा, ठीक है, और नीचे बेस हो जाएगा। तो ये 3 पार्ट्स में दिखा सकते हैं इसको F1 पार्टिकल को, और जिसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होंगे। और अकॉर्डिंग टू पैकर ऑक्सीसोम्स हैव एटीपी सिंथेटेज, एक एंजाइम होता है इनमें, एटीपी सिंथेटेज होता है, और ये इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं इन ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस में।
जो टू मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें उनके खुद के स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस के लिए होते हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए जैसे कि बता चुके हैं आपको मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स आर ऑफ 70s टाइप, हम बता चुके हैं 70s टाइप के होते हैं राइबोसोम्स। एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये सब इसमें होता है। आपसे कोई पूछे व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया बिकम्स नोन एज, इनको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स। इनमें डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन नेचर। माइटोकॉन्ड्रिया जो डिवाइड होते हैं वो फिजन के द्वारा होते हैं। अगर फंक्शंस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने देखा होगा क्रेब्स साइकिल और ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, वो इसी के अंदर होता है। और ये सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं एटीपी के फॉर्म में, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इनको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये एक फंक्शन हो गया। इसके अलावा यॉक न्यूक्लियस, एक माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड एंड गोल्गी बॉडीज होती हैं, सेंट्रियोल्स होती हैं, विट्रियोजेनेसिस होती है। अब यहाँ आज के लेक्चर में हमने आपको बता दिया अबाउट द, सबसे पहले हमने वैक्यूल बता दी, उसके टाइप्स बता दिए, और ये माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल क्लियर करवा दिया। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।